हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री गुरु। जो पिछले एपिसोड में रेडॉक्स अभिक्रियाओं की इस सीरीज में आपने मुझे देखा, मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताता हुआ दिख रहा था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि ऑक्सीकरण अंक अथवा ऑक्सीकरण अवस्था के ऊपर आधारित किस प्रकार से आपसे प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं। ये जो एपिसोड है, इसी में मैं आपको जो पिछला एपिसोड था उसी को कंटिन्यू करता हुआ दिखूंगा। कुछ और प्रॉब्लम्स ऑक्सीकरण अंक अथवा ऑक्सीकरण अवस्था पर किस प्रकार से आपको देखने को मिल सकती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित अणुओं अथवा आयनों में जिन परमाणुओं को चिन्हित किया गया है उनकी ऑक्सीकरण अवस्था अथवा ऑक्सीकरण अंक निकालिए। तो जैसे यहां आप चाहें तो अपने नोट्स में बिल्कुल आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं मान लेता हूं मेरे पास FeSO4 लिखा हुआ गया, यह फेरस सल्फेट है और आपको एग्जामिनर यहां पर बोल रहा है कि आप Fe पर आवेश निकालिए। अब Fe पर आवेश निकालना बहुत आसान है। कैसे? अगर इसके ऊपर आपको आवेश निकालना है तो X, और क्या पूरे सल्फेट का आपको पता है क्या? हां, -2। ये देखिए, तो X प्लस -2 मतलब सल्फेट का ऑक्सीकरण -2 और कुल FeSO4 पर 0 आवेश है, तो सभी के ऑक्सीकरण अंक का योग 0 हो गया। तो इसका मतलब X की वैल्यू +2 आ गई। ये देखिए, तो ये Fe का ऑक्सीकरण अंक अथवा ऑक्सीकरण अवस्था है। अच्छा, अब इसी प्रॉब्लम को एग्जामिनर ऐसे पूछता कि FeSO4 में आप सल्फर का निकालिए, तो कैसे निकालते? तो अब देखिए, अगर इस प्रकार से हमको प्रॉब्लम मिलती है, जैसे मैं अभी ऊपर आयरन का निकाल चुका हूं +2, लेकिन मान लेता हूं कि आयरन का भी नहीं पता होता मुझे और सल्फर का मुझे निकालने के लिए बोल रहा है। मान लेते हैं कि सल्फर पर आवेश Y है और Fe पर आवेश X है ना, और ऑक्सीजन पर पता है 4 × -2 = 0। ये देखिए, तो इस अवस्था में जब दो आपको यहां पर क्वांटिटीज अननोन है, अज्ञात हैं, तो तुमको क्या करना चाहिए? तुमको सबसे पहले ऐसे करना चाहिए। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप, जो FeSO4 में Fe है, हम उस पर अभी आवेश X निकाल कर आए हैं, क्योंकि पूरे सल्फेट का हमको पता है -2 होता है, तो इससे हमने Fe पर पता कर लिया कि +2 आंसर आएगा, तो X का मान मुझे पता चल गया। अब आप यहां पे सल्फर का ऑक्सीकरण अंक आसानी से ज्ञात कर सकते हो स्टेप नंबर 2 में। तो हमने सल्फर पर ऑक्सीकरण अंक Y मान रखा है और Fe का +2 है, ऑक्सीजन का 4 × -2 है और = 0, तो यहां पे Y का मान +6 आ जाएगा। ये देखिए बच्चों, समझ में आ गया सभी बच्चों को? तो यहां पर मैं अगर लिखूंगा सल्फर का ऑक्सीकरण अंक, तो वो ऐसे लिखेंगे, ऑक्सीकरण अंक अथवा ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है बच्चों, इसकी जगह मान लेता हूं मेरे पास ये आ गया। देखिए, ये भी बहुत ही फेमस लवण है, FeSO4 NH4 2 SO4 6H2। इसमें मुझे Fe पर आवेश निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप? Fe, इसको हम X मान लेंगे। अब देखिए, पूरे सल्फेट का फिर यहां पर पता है -2, और जो अमोनियम है, ये देखिए NH4, इसका हमको पता है +1 बताया था आपको मैंने, तो 2 × +1। ये देखिए, फिर सल्फेट आ गया, इसका फिर मुझे पता है -2, और वाटर का मुझे पता है 6 × 0। ये देखिए, और = 0। ये देखिए, क्लियर है बच्चों? अच्छा, यहां पे ये जो डॉट लगा हुआ है, ये जो डॉट लगा हुआ है, तो नीचे आपको यहां पे मल्टीप्लाई नहीं करना भाई। जब भी हम ऑक्सीकरण अंक को 0 के बराबर कर रहे हैं, या जो भी पूरे अणु आयन पर आवेश है उसके बराबर कर रहे हैं, तो सबका योग करते हैं हमेशा, गुणा नहीं करना है, ये ध्यान रखना आप हमेशा। ठीक है बच्चों? तो यहां पर मैं X का मान अब क्या लिखूंगा? -2 +2 से कैंसिल, ये -2 तो उधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो +2 हो जाएगा। ये देखिए, तो ये क्या है? ये Fe पर उपस्थित आवेश है। तो Fe का ऑक्सीकरण अंक अथवा
ऑक्सीकरण अवस्था। ये देखिए बच्चों, इसकी जगह, अच्छा इसका नाम बहुत ही फेमस है, इसको मोहर लवण बोलते हैं, मोहर सॉल्ट। मोहर साइंटिस्ट का नाम है बच्चों। इसमें देखिए दो दो लवण दिख रहे हैं, FeSO4 एक लवण है और अमोनियम सल्फेट दूसरा लवण है। इसको डबल सॉल्ट भी बोलते हैं, डबल सॉल्ट, ठीक है। और इसका नामकरण ऐसे भी किया जाता है, फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, क्योंकि दोनों में सल्फेट सल्फेट है, तो फेरस और अमोनियम हमने पहले लिखा, फिर सल्फेट। इसको हम आज के बाद ऐसे भी फॉलो करा करेंगे, FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट। तो मोहर लवण, डबल सॉल्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट, किसी से भी इसको याद रखा जा सकता है। इसकी जगह मैं मान लेता हूं मेरे पास CH3 होल ट्वाइस SO4 है, या इसको कर देते हैं हम SO2, ये देखिए है ना, या SO ले लेते हैं, ऐसा करते हैं CH3 होल ट्वाइस SO। इसका नामकरण ये है डायमिथाइल सल्फोक्साइड, ये देखिए डायमिथाइल सल्फोक्साइड। इसको बच्चों ऐसे भी लिखा जाता है DMSO। ये आगे हम देखेंगे, एक बहुत ही पॉपुलर विलायक है DMSO, डायमिथाइल सल्फोक्साइड, सॉल्वेंट, विलायक। आपको क्या बोल रहा है एग्जामिनर, सल्फर पर आवेश निकालिए। तो सल्फर पर अगर आप आवेश निकालना चाहते हैं तो इसको X मान लेंगे, ऑक्सीजन को -2, ये देखिए, और पूरे डायमिथाइल सल्फोक्साइड पर शून्य आवेश है तो =0। क्या ये मैथिल एथिल मैंने आपको बताया था क्या? हाँ, मैंने आपको बताया था कि एल्किल मूलक मैथिल एथिल कुछ भी मिलता है तो हमेशा हम क्या करेंगे, +1 असाइन करेंगे। तो 2 × +1, ये देखिए बच्चों, तो ये 2 × +1, ये +x, ये -2 =0। तो इसका x कितना आ जाएगा, 0। तो यहां जो सल्फर है, सल्फर पर आवेश ये 0 है। इसी को हम ऑक्सीकरण अंग अथवा ऑक्सीकरण अवस्था बोल रहे हैं। अब आपसे अगर एग्जामिनर इसमें ऐसे पूछता, कैसे कि आप कार्बन का निकालिए ऑल्टरनेटिवली, तो देखिए कैसे अटेंड करोगे इसको। सेम जो प्रॉब्लम है, CH3 होल ट्वाइस और SO, ये देखिए, और इसमें आपको कार्बन का निकालने के लिए बोल रहा है। तो मुझे क्या सल्फर का पता है क्या? हाँ, सल्फर का हमने ऊपर कैलकुलेट कर ही लिया, मैथिल का पता था, ऑक्सीजन का पता था, तो अब मैं सल्फर का यहां रखूंगा, ऑक्सीजन का यहां रखूंगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मैंने आपको ऑलरेडी टिप्स दिए हुए हैं पिछले एपिसोड में, अगर अधातु से जुड़ा होता है तो प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु को कितना मिलता है, +1। बिल्कुल सही। तो यहां पे 3 हाइड्रोजन परमाणु हैं जो कार्बन अधातु से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए तीनों हाइड्रोजन को +1 +1 +1 मिलेगा। तो करके देखें, चलिए इसको लिख लीजिए सभी जरा। देखिए बच्चों, तो यहां जो CH3 होल ट्वाइस SO है, इसमें अगर मैं यहां पे कार्बन पर निकालना चाहता हूं तो इसको X मान लूंगा, और फिर हाइड्रोजन 3 × +1, 3 हाइड्रोजन परमाणु हैं, और होल ट्वाइस, ये देखिए, और सल्फर का X, ऑक्सीजन का -2, और =0। तो ये हो जाएगा 2x, और 2 3 6, तो +6 और +x। अच्छा, क्योंकि मैं ऑलरेडी x तो निकाल ही चुका हूं ना वहां पे 0, तो इसको मैं अब 0 मान लेता हूं, क्योंकि मुझे सल्फर का थोड़ी निकालना है, मुझे तो यहां पे कार्बन का निकालना है। मैं सल्फर का पहले ही कैलकुलेट करके आ चुका हूं 0। ठीक है बच्चों, तो इसको हम 0 कर देंगे, 0, और ये -2 =0। ठीक है, तो 2x ये +6 था और ये -2, तो +4 राइट हैंड साइड में जाएगा तो -4। तो देयरफॉर जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -2। ये देखिए बच्चों, क्लियर है सभी बच्चों को? ओके, तो यहां प्रत्येक कार्बन परमाणु पर, क्योंकि तुमने x निकाला है, कार्बन के परमाणु 2 थे तो 2x का मान -4 था, तो प्रत्येक कार्बन परमाणु पर आवेश, जिसको हम ऑक्सीकरण अंग
या ऑक्सीकरण अवस्था, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को? चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए इसकी जगह मैं मान लेता हूं मेरे पास ये लिखा हुआ था RNO2, ये नाइट्रो एल्केन है। कार्बन यौगिकों के नामकरण में हम इसको पढ़ेंगे। आपको नाइट्रोजन पर आवेश निकालना है तो नाइट्रोजन का X, अब देखिए R लिखा हुआ है, एल्किल समूह, तो एल्किल समूह के लिए कितना, +1। ऑक्सीजन लिखा हुआ है तो 2 × -2 = 0। ये देखिए, तो यहां जो X है ये -4, ये +1, जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3। ये -4, ये +1, तो लेफ्ट हैंड साइड में -3, इसका मतलब वहां गया तो +3। तो ये नाइट्रोजन परमाणु पर आवेश है। ठीक है, जिसको हम ऑक्सीकरण अंग अथवा ऑक्सीकरण अवस्था बोल सकते हैं। वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स और ऐड करता हूं। देखिए बच्चों, जैसे इसकी जगह मान लेता हूं मेरे पास N2H4 है, इसका नामकरण है हाइड्रेजीन। देखिए मैंने आपको बहुत सारे नामकरण अभी बता दिए हैं जो हमेशा हमको याद होने चाहिए। फेरस अमोनियम सल्फेट अगर आपसे कोई बोलता है, या इसकी जगह पोटेशियम फेरोसाइनेट, पोटेशियम फेरीसाइनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सब आपको याद होने चाहिए बच्चों। तो मैं नाइट्रोजन पर यहां आवेश निकालना चाहता हूं। 2 नाइट्रोजन है तो 2x हाइड्रोजन। अब देखिए फिर वही, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, मतलब अधातु से जुड़ा हुआ है, तो प्रत्येक हाइड्रोजन को +1 मिलेगा और = 0। तो इसका मतलब जो 2x है ये -4 होगा, तो x का मान -2 आएगा। ये देखिए, तो ये नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित आवेश है। तो इसको हम ऑक्सीकरण अंक अथवा ऑक्सीकरण अवस्था कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इसकी जगह जैसे मैं अगर आपको यहां पर देता हूं अमोनियम आयन, अभी देखिए हमने फेरस अमोनियम सल्फेट में देखा ही था अमोनियम आयन, तो मुझे लगता है कि अब आप आसानी से नाइट्रोजन पर आवेश निकाल पाओगे। तो वीडियो को पॉज करके आंसर बताओ। ओके, तो आपने बना लिया नाइट्रोजन पर X, हाइड्रोजन 4 × +1 = +1। ये देखिए, तो यहां से मैं X का मान निकाल लूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा -4 + 1, इसका मतलब -3। ये देखिए, पूरे अमोनियम आयन पर +1 आवेश है, तो पूरे अमोनियम आयन का जो ऑक्सीकरण अंक है वो +1 है। क्या हम ऑक्सीकरण अवस्था लिख सकेंगे? नहीं। तो यहां ये आपने क्या निकाला है, ये नाइट्रोजन परमाणु का आपने आवेश निकाला है, और इसको हम ऑक्सीकरण अंक अथवा ऑक्सीकरण अवस्था बोल सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? इसकी जगह जैसे अगर हम यहां पे ले लेते हैं, देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको ये मिल गया LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो एल्यूमिनियम और लिथियम दोनों धातु हैं, इसका मतलब यहां हाइड्रोजन धातु से जुड़ा हुआ है, धातु का हाइड्राइड है, और आपको एल्यूमिनियम पर आवेश निकालने के लिए एग्जामिनर बोल रहा है, तो एल्यूमिनियम का X। लिथियम कौन सी धातु है? क्षारीय धातु, तो ये +1। यहां हाइड्रोजन 4 × -1, ये देखिए क्योंकि धातु हाइड्राइड है तो इसलिए हाइड्रोजन को मैंने -1 आवेश दिया है, तो ये +1 + X -4 = 0, तो X का मान कितना आ जाएगा, +3। तो ये एल्यूमिनियम परमाणु पर आवेश है। ठीक है ना बच्चों? तो ये ऑक्सीकरण अंक अथवा ऑक्सीकरण अवस्था है। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको मिल गया 2 सल्फेट आयन, ऐसे लिखा हुआ मिल गया, और सल्फर पर आवेश निकालना है,
तो अब स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि सर 2 कंसिडर करें या नहीं करें। तो देखिए, अगर तुम 2 कंसिडर करते हो और अगर तुम 2 कंसिडर नहीं करते हो तो दोनों में ही आंसर सेम आएगा। कैसे? अगर मैंने 2 कंसिडर किया तो एक सल्फेट पर -2 है तो 2 पर -4 है, और ऐसे लिखूंगा, देखिए सल्फर पर आवेश x, 4 इंटू -2 है ना, तो एक सल्फेट पर -2 तो 2 पर -4, तो इसको मैं इज इक्वल टू -4 लिखूंगा। बस यही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने 2 को कंसिडर नहीं किया तो फिर तो आप इसको 2 को भूल जाइए, x + 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2। एक सल्फेट पर तो -2 ही आवेश है ना। अब सॉल्व करिए इसको, 2x ये हो गया -8 तो -16 इज इक्वल टू -4, तो 2x इज इक्वल टू कितना आएगा +12, x कितना आएगा +6। ये देखिए बच्चों, तो ये सल्फर पर आवेश पता चल गया। अब आप यहां निकालिए, x कितना आएगा +6, ये देखिए, तो सेम आ रहे नहीं आ रहे दोनों, ये सेम वैल्यू है, ये सेम वैल्यू। तो आवेश के साथ साथ ये जो हमको कोफिशिएंट दे रखा होता है ना, जिसको हम गुणांक भी बोलते हैं, दे रखा होता है, तो इसको कंसिडर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। कुछ और प्रॉब्लम यहां लिख देता हूं। देखिए बच्चों, इसकी जगह जैसे अगर मैं यहां पे आपको बोलता कि 3 फॉस्फेट आयन और फास्फोरस पर आवेश बताइए, तो x ऑक्सीजन 4 इंटू -2 इज इक्वल टू, अब अगर आप 3 कंसिडर नहीं कर रहे तब सिंपली -3 लिख दीजिए, तो x का मान +5 आ जाएगा। और या फिर अगर आप में से कोई भी 3 कंसिडर कर रहा है तो फिर कैसे करोगे, x ऑक्सीजन 4 इंटू -2 इज इक्वल टू, अब देखिए आपने 3 को कंसिडर किया है, एक फॉस्फेट पर -3 तो 3 पर -9, तो ये करना पड़ेगा। तो अब देखिए 3x ये -8 मल्टीप्लाई बाय 3 तो -24 इज इक्वल टू -9, तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 15 +15, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +5। ये देखिए सेम है नहीं है? समझ में आ गया सभी बच्चों को कैसे करना है? तो ये आपने क्या निकाला है, फास्फोरस पर आवेश, जिसको हमने ऑक्सीकरण अंक अथवा ऑक्सीकरण अवस्था बोल रखा है। ये देखिए बच्चों, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो स्वतंत्र अणु होते हैं ना, स्वतंत्र मतलब आप इसको ऐसे मान लीजिए कि जो किसी और से अभिक्रिया करते हुए नहीं दिख रहे। जैसे देखिए अणु में यहां पे मैं लिख रहा हूं O2 या H2 या N2, है ना, इनमें से आपसे अगर पूछा जाए कि किसी भी परमाणु पर कितना आवेश है तो 0 होगा। क्यों? आप देखिए ना, O2 पर 0 आवेश है, तो अगर जैसे आप ऑक्सीजन पे यहां निकालोगे तो x 2x, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के परमाणु इज इक्वल टू 0, तो x का मान कितना आएगा 0। तो यहां पे आपको यह नहीं सोचना है कि सर ने बता रखा था कि -2 होता है ऑक्सीजन का, तो -2 लिखेंगे। भाई O2 है, ये किसी और से अभिक्रिया नहीं कर रहा, तो इस पर कभी भी कोई भी आवेश नहीं होगा। ऐसे सभी में होगा। यहां H2 में 2x इज इक्वल टू 0, तो x का मान 0। ऐसे N2 में 2x इज इक्वल टू 0, तो x का मान 0। ये देखिए, तो मुझे लगता है बच्चों आपको आज के इस एपिसोड में बहुत सारे और प्रॉब्लम्स और कॉन्सेप्ट्स भी सीखने को मिल गए, और आपको क्लियर हो गया कि ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण अवस्था किस प्रकार से हमको प्रॉब्लम दिलाने में हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ऑक्सीकरण अंक अथवा ऑक्सीकरण अवस्था के ऊपर। अब मैं आपको अगले कुछ एपिसोड्स में, जैसे अगर एक सहसंयोजक अणु मिल जाए, सहसंयोजक अणु में किसी भी परमाणु का ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको बताता हुआ दिखूंगा। और उसके लिए मैं पहले आपको कुछ टिप्स दूंगा कि सहसंयोजक बंध क्या होता है, उप सहसंयोजक बंध क्या होता है, जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं, और विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को? तो ये क्लियर हो गया।
तो ये बहुत ढंग से अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिएगा और एक एक प्रॉब्लम चाहें तो वापस खुद बना बना के देख सकते हैं। और जहां पर भी आपको लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट है वहां मार्क कर लीजिएगा, वो आपके डाउट्स को डिस्कस किया जाएगा।